इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है इसके अंदर, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसे दो उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को तटस्थीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो यहां पर आपको लिखने का कि अम्ल की प्रक्रिया क्षारक के साथ करने पर लवण बनता है और पानी बनता है, और इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया अथवा तटस्थीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कि अम्ल के रूप में हम लेंगे HCl और क्षारक के रूप में लेंगे NaOH। तो दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी, लवण बनेगा NaCl और पानी बनेगा। अब हमको दो उदाहरण लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अम्ल वही लेंगे और क्षारक बदल देंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बार लवण बनेगा KCl और यहाँ पर बनेगा पानी। तो प्रश्न 17 था हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण देखकर समझाना था। तो लिखने का अम्ल की प्रक्रिया क्षारक के साथ करने पर लवण बनता है और पानी बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया अथवा तटस्थीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको ये दो उदाहरण लिखने रहते हैं। प्रश्न नंबर 18, वैज्ञानिक कारण दीजिए। एल्यूमिनियम धातु खूब अधिक सक्रिय धातु है, उसके बावजूद उसका उपयोग रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम धातु अधिक सक्रिय धातु है, फिर भी उसका उपयोग रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है, तो वो हवा में रही ऑक्सीजन से क्या करती है, प्रक्रिया, और बर्तन की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की निष्क्रिय परत बनाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका संक्षारण नहीं होता। दूसरी बात, एल्यूमिनियम का गलनांक बहुत अधिक होता है और एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी वाहक है, इसलिए हम एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु होने के बावजूद उसका उपयोग रसोई के बर्तन बनाने में करते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है, फिर भी हम उसका उपयोग रसोई के बर्तन बनाने के लिए करते हैं। कारण कि एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है, तो हवा में रही ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके बर्तन की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की निष्क्रिय परत बनाती है। दूसरी बात, उसका गलनांक बहुत अधिक है। तीसरी बात कि वो ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसलिए हम रसोई का बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का उपयोग करते हैं। 19वां प्रश्न है, डोबेराइनर की त्रिपुटी के नियम की मर्यादा लिखिए या सीमा लिखिए। तो डोबेराइनर ने त्रिपुटी की जो नियम था उसकी दो सीमाएं हैं। पहली की डोबेराइनर ने उसके समय में ज्ञान सभी तत्वों की त्रिपुटी बनाई नहीं। दूसरी मर्यादा कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग आता है, तो उसकी एग्जैक्ट कीमत नहीं आती है। तो ये भी उसके नियम की एक मर्यादा थी। तो डोबेराइनर के त्रिपुटी के नियम की सीमा या मर्यादा पूछे तो आपको लिखने का कि डोबेराइनर ने उसके समय में ज्ञान सभी तत्वों की त्रिपुटी बनाई नहीं। दूसरी बात कि डोबेराइनर की त्रिपुटी में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग होता है। इसके अथवा का प्रश्न है कि तत्वों के नाम देने हैं। पहला दिया है कि उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 2 है, तो यहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 2 है, तो हम यहाँ पर संख्या का जोड़ करेंगे तो 2 और 8 10, 10 2 12,
तो उसकी परमाणु संख्या मिल जाएगी हमको। तो परमाणु संख्या 12 है। अब परमाणु संख्या 12 है, इसलिए वो तत्व होगा मैग्नीशियम। तो यहां पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम। दूसरा प्रश्न पूछा है कि उसके परमाणु की दूसरी कक्षा में पहली कक्षा की अपेक्षा दुगना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हमारा आएगा बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होता नहीं, बेरिलियम ही आएगा। यहां पर हमारा आएगा कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 और उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां पर उसके परमाणु की दूसरी कक्षा में पहली कक्षा से दुगने इलेक्ट्रॉन है, तो वह तत्व का नाम होगा कार्बन। तो यहां पर हम लिखेंगे कार्बन। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, आमाशय में होने वाली पाचन क्रिया समझाइए। तो आपको लिखने का, जब भोजन आमाशय में जाता है तो भोजन के अंदर जठर रस मिलता है और जठर रस के अंदर तनु HCl जो अम्लीय माध्यम बनाता है और पेप्सिन नामक उत्सेचक होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ होता है जो आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। तो आपको लिखने का कि जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तब भोजन के अंदर जठर रस मिलता है। जठर रस में तनु HCl होता है जो आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है और पेप्सिन नामक उत्सेचक प्रोटीन का पाचन करता है और श्लेष्म नामक चिकना पदार्थ आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। इसके अथवा का प्रश्न पूछा गया है, धमनी और सिरा के बीच में अंतर लिखिए। तो आपको लिखने का कि हृदय से अंग की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को धमनी कहते हैं और अंग से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को सिरा कहते हैं। तो आपको लिखने का कि हृदय से अंग की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को धमनी कहते हैं और अंग से हृदय की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को सिरा कहते हैं। अब धमनी की दीवार मोटी होती है और सिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में अधिकांश शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में अधिकांश अशुद्ध रुधिर बहता है। तो यहां पर अंतर के हमको 3-3 पॉइंट लिखने हैं और 3 में से कोई भी 2 लिखे तो चलेगा। धमनी में वाल्व नहीं होता और सिरा में वाल्व होता है, तो हम यहां पर इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 था। अब 21वां जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 जो हमारा है, सजीव किस लिए जनन करते हैं। तो सजीव जनन किस लिए करते हैं, जनन यानी प्रजनन। तो सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। नंबर 2, लक्षणों का अनुगामी पीढ़ी में वहन करने के लिए जीव जनन करते हैं। तो आपको लिखने का कि सजीव जनन क्यों करते हैं। तो आपको लिखने का कि अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और लक्षणों का अनुगामी पीढ़ी में यानी आने वाली पीढ़ी में वहन करने के लिए जनन करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, लेंस के पावर की परिभाषा लिखिए और उसका SI मात्रक बताइए। पावर मापने के लिए उपयोगी साधन का नाम बताइए। तो लेंस के पावर की हमको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। तो हिंदी में उसको लेंस की क्षमता भी कहते हैं हमारी किताब में, क्षमता यानी पावर। तो आपको लिखने का कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा तो अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र है
P बराबर 1/f लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर, जिसको संकेत में हम D से दर्शाते हैं। तो यहां पर आएगा D से। लेंस की क्षमता को मापने के लिए डायोप्टर मीटर नामक साधन का उपयोग किया जाता है। तो आपको लिखने का कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे संकेत में D से दर्शाया जाता है, और लेंस की क्षमता मापने के लिए डायोप्टर मीटर नामक साधन का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा 23वां प्रश्न है, समांतर संयोजन की लाक्षणिकता बताइए। तो प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन की हमको लाक्षणिकता बतानी है। तो प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन की लाक्षणिकता, तो आपको लिखने का कि समांतर संयोजन को पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। पहली लाक्षणिकता कि प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में विद्युत विभवांतर का मान समान होता है और विद्युत धारा का बंटवारा होता है। तो आपको लिखने का कि प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में विद्युत विभवांतर का मान समान होता है, यानी वोल्टेज का मान समान होता है, और विद्युत धारा का बंटवारा होता है। इसके अथवा में एक प्रश्न पूछा है, सवाल है 20 ओम प्रतिरोध रखने वाली विद्युत इस्त्री, तो R का मान 20 ओम दिया है और विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा खींचती है, 5 एम्पियर विद्युत धारा खींचती है, तो 30 सेकेंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम जूल के तापन नियम का उपयोग करेंगे। H बराबर I² RT, H बराबर I का मान 5 है तो 5 का वर्ग, R हमारा 20 है और T हमारा 30 है। H बराबर 5 का वर्ग 25, 20 गुणे 30, सबका गुणा करेंगे तो 15,000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आएगा 15,000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है। प्रश्न नंबर हमारा 24, प्रश्न नंबर हमारा 24, प्रश्न 24 है कि अर्थिंग वायर का कार्य क्या है और धातु के इलेक्ट्रिक साधनों को अर्थिंग वायर किस लिए जोड़ना चाहिए। यानी प्रश्न है अर्थिंग वायर का कार्य क्या है, धातु के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को अर्थिंग किस लिए करना जरूरी है। तो आपको लिखने का घर के पास एक गहरा गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को हम अर्थिंग वायर कहते हैं, अथवा इसको बोलते हैं भू संपर्क वायर, और इस पर हरे रंग का आवरण होता है। जब धातु के बने साधन के साथ हम काम करते हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर और विद्युत इस्त्री और टोस्टर, तो ऐसे साधनों के साथ काम करते समय हमको करंट लगने का भय रहता है। लेकिन अगर ऐसे साधनों के साथ अगर हमने अर्थिंग वायर जोड़ा है तो किसी भी प्रकार का करंट उत्पन्न होकर जब साधन पर आता है तो वो करंट इस अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको करंट लगने का भय कम हो जाता है। तो आपको लिखने का कि घर के पास गहरे गड्ढे में धातु की प्लेट के साथ जुड़े वायर को अर्थिंग वायर कहते हैं। अर्थिंग वायर पर हरे रंग का आवरण होता है। जब हम धातु के बने साधन के साथ काम करते हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर, विद्युत पंखा, तो हमको करंट लगने का भय रहता है। लेकिन अगर ऐसे साधनों के साथ अगर हमने अर्थिंग वायर जोड़ा है तो किसी भी प्रकार का करंट उत्पन्न होकर जब साधन पर आता है तो वो करंट इस अर्थिंग वायर के द्वारा जमीन में चला जाता है और हमको करंट लगने का भय
कम हो जाता है, इसलिए हम अर्थिंग वायर जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, घर उपयोगी कचरे का उत्पादन कम करने के 4 उपाय बताइए। तो घर उपयोगी कचरे का उत्पादन कम करने के 4 उपाय। नंबर 1, पैकिंग वाली वस्तु की जगह पर छूटक शाकभाजी और फल खरीदने चाहिए। नंबर दो, एक बार उपयोग करके फेंक देने वाली पेन की जगह पर बार बार उपयोग में ली जा सके ऐसी पेन का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, पुराने कपड़े और जूते को फेंक देने की जगह पर दान में देना चाहिए। नंबर 4, पुनः रिचार्ज की जा सके ऐसी बैटरी का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, प्राकृतिक स्रोतों का व्यवस्थापन किस लिए जरूरी है। प्राकृतिक स्रोतों का व्यवस्थापन करना इसलिए जरूरी है कारण कि जो प्राकृतिक स्रोत है वो मर्यादित है, जैसे कि जमीन, पानी, जंगल, तो ये सब मर्यादित है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ रहा है। तो इन प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से वितरण हो सके और विवेकपूर्ण उनका उपयोग हो, विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। दूसरा, इनका उपयोग करते समय अगर पर्यावरण को कोई नुकसान हो तो उसको कम किया जा सके। तो इन सब कारणों से प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन की जरूरत है। तो आपको लिखने का कि प्राकृतिक स्रोत जो है वो मर्यादित है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनका दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ रहा है। तो हमें प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से वितरण किया जा सके, प्राकृतिक स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग हो और प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग करते समय अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे तो उसको कम किया जा सके। इसलिए हमें प्राकृतिक स्रोतों के व्यवस्थापन की आवश्यकता है। इसके अथवा का प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण बचाने के लिए 2 R समझाने हैं। पहला है रीयूज और दूसरा है रिड्यूज। तो यहाँ पर देखिए रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर अचार की बरनी खाली हो जाए तो उसका उपयोग चाय पत्ती और चीनी भरने में करना चाहिए। तो फिर से देखिए रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। यहाँ पर पुनः उपयोग में हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अचार की बरनी खाली हो जाए तो उसका उपयोग चाय पत्ती अथवा चीनी भरने में करना चाहिए। दूसरा आता है रिड्यूज। रिड्यूज का मतलब होता है कम करना। तो हमें प्राकृतिक स्रोतों का कम से कम उपयोग करने का सूचन करता है। जैसे कि आवश्यकता न हो तो लाइट, पंखे की स्विच बंद करनी चाहिए, पानी का दुरुपयोग कम करना चाहिए, एलपीजी का उपयोग कम करना चाहिए और सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग अधिक करना चाहिए। सौर ऊर्जा से चलने वाले साधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो ये था हमारा रिड्यूज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।